नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन शरारती तत्व ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद भी ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं दिख रही है। 13 जून को बक्सर में सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट पर पथराव के कुछ ही घंटे बाद समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली जा रही। पत्थरबाजी में एक बच्चे सहित 2 यात्री को चोट आई है। पत्थरबाजी दरभंगा से ककरघट्टी के बीच हुई। सवाल है कि बिहार में ट्रेन पर पत्थरबाजी के पीछे कौन है? क्या साजिश के तहत ट्रेन पर हमले किए जा रहे हैं? क्या अलग अलग जिलों में हो रहे पथराव का कोई कनेक्शन है? सवाल यह भी है कि पथराव की घटनाओं को नियंत्रित करने के रेलवे के दिशा निर्देश और जागरूकता के बावजूद ये घटनाएं लगातार कैसे हो रही है? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जयनगर से दिल्ली जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? पत्थर मारा शीशे के ऊपर। सीट पे बैठे मेरे बच्चे, उसका आंख में शीशा लगा है। शीशा टूट के आगे गया हुआ है। कोई सुविधा नहीं है। अभी आया है। क्या बोल रहे हैं मेडिकल टीम वाले? बोले यहाँ बच्चे उतारो, यहाँ हॉस्पिटल ले चलो। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? कर रही है, शीशा कर गया कुंडली। शीशा गिर गई है। हाँ, कुंडली इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली जा रही है। जयनगर से गाड़ी पकड़े दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रहे थे। हाँ। तो ट्रेन पर पथराव की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगह से ऐसी खबरें सामने आई है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं, बिहार में ट्रेन पर पत्थरबाजी के पीछे आखिर कौन है? सवाल यह भी है कि क्या साजिश के तहत ट्रेन पर यह हमले हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या अलग अलग जिलों में पथराव का कोई अब देखिए, अब एक नजर डालते हैं कि बिहार में ट्रेनों पर हुई पत्थरबाजी की घटनाओं पर क्या कब घटनाएं हुई और किस तरीके से तारीख दर तारीख जो है वो घटनाएं घटती चली गई। 14 जून 2024, उसके बाद से 13 जून 2024 की बात करें तो बक्सर में सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट पर पथराव होता है। ऐसी एक घटनाएं नहीं, अलग अलग तारीखें, अलग अलग घटनाएं सामने आती है। 13 अप्रैल 2024 गया में वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाता है, उस पर पथराव होता है। 3 जनवरी 2023 किशनगंज में न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत ट्रेन पर भी पत्थरबाजी की जाती है। इसके बाद से दूसरी घटना पर नजर डालते हैं। 14 नवंबर 2023 की घटना, जहां समस्तीपुर में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया जाता है। इसके बाद से बाकी दूसरी घटनाओं का जिक्र करें तो देखिए, 9 अक्टूबर 2023 मोतिहारी में नरकटियागंज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पर पथराव होता है। तो कब कब ये पत्थरबाजी हुई है बिहार में, उसकी तारीख, उसकी घटनाओं का जिक्र यहां पर 22 जनवरी 2023 कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव होता है। उसके बाद से ये तारीख बदलती है, घटनाएं जो है वो बदलती है। तो ये 14 जून 2024 समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी और सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर जो पथराव है वो होता है। हालांकि पथराव करने वाले पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम भी उठाया है। पथराव करने वालों की अब खैर नहीं है। पत्थर फेंका तो बच नहीं पाएंगे। पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। तो देखिए, पथराव करने वालों की खैर नहीं है, इस पर शिकंजा कसने की पूरी रेलवे की तैयारी है। पत्थर आप फेंकते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं और आप बचेंगे, तो ऐसा नहीं होना है। पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने की पूरी जो कवायद है वो रेलवे की तरफ से हो रही है। उसके बाद से रेलवे एक्ट 1989 में इसे अपराध माना गया है कि आप अगर पत्थरबाजी करते हैं, किसी को चोट पहुंचती है, तो ट्रेन पर पत्थर फेंकना दंडनीय अपराध है, आपको सजा जरूर मिलेगी। इसके अलावा आजीवन या 10 साल का सश्रम आपको कारावास हो सकता है। तो आप पत्थरबाजी करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे ऑपरेशन साथी चला रहा है। लगातार यही कोशिश हो रही कि रेलवे के जो संपत्ति है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है। तो ये वो तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, ताकि पत्थरबाजी के खतरे और इसके परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो देखिए, किस तरीके से रेलवे ने भी पूरी कोशिश की है कि कैसे इन घटनाओं पर हम रोक लगा सके, कैसे हम पाबंदी लगा सके, और जो इसके पीछे लोग हैं उनको हम सजा दिला सके, और सजा के जरिए उनको हम ये बता सके कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो बिहार में ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाओं के पीछे कौन है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और देखिए, समस्तीपुर में ट्रेन पर पथराव हुआ, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। ट्रेन के B6 बोगी की खिड़की टूटी, जो खबर निकल करके सामने आती है
असामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया और इस ऐसी घटनाओं के बाद से हम लगातार इस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन से ऐसे असामाजिक तत्व है, क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई इंटेंशन है जिस वजह से ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और तारीख दर तारीख, घटनाओं दर घटना हमने बताया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, जहां अलग अलग ट्रेनों को इन असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रेन की गति काफी तेज होती है, ऐसे में पत्थरबाजी करके निकल पड़ते हैं, उनकी पहचान सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन कई रास्तों से होकर गुजरती है जहां काफी सुनसान भी होता है। वहां पर अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके लिए क्या कदम उठाया जाए। हालांकि लोगों को इस बीच जागरूक भी किया जा रहा है कि आखिर लोगों को चोट पहुंचा करके आपको मिल क्या रहा है। तो देखिए, ये समस्तीपुर से खबर सामने आई, ये खबर बक्सर से भी सामने आई और ये खबर बाकी अन्य जिलों से भी सामने आई। और सरस्वती चंद्र और सीपीआरओ हमारे साथ पूर्व मध्य रेलवे के जो रहे। सरस्वती जी, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, घटनाएं वाकई कह सकते हैं कि बिल्कुल भी निंदनीय है और इसका शिकार जो यात्री हो रहे हैं उनको चोट लग रही है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि इनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। सवाल यह भी है कि आखिर कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं वो इनके पीछे हैं और इनके धरपकड़ और पहचान के लिए कार्रवाई लगातार चल रही है। कल भी इस संदर्भ में गिरफ्तारियां हुई हैं और हमारे रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस इन चीजों को लेकर काफी गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पूर्व मध्य रेल काफी कृत संकल्प है। हम लोग तेजी से इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। सरस्वती जी, रेलवे की तरफ से अगर बात करें तो रेलवे की तरफ से क्या सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, उन पर रोक लगे, यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो? हम लोग इस संदर्भ में जो पेट्रोलिंग की गतिविधियां हैं और सतर्कता की वो बढ़ा रहे हैं लगातार और इसके अलावा उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और स्थानीय पुलिस का भी बहुत सहयोग हमें मिल रहा है इस संदर्भ में। उन सब लोगों को पहचान करके और इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सरस्वती चंद्र जी, क्या ये इतना आसान होता है कि पहचान उन सामाजिक तत्वों की जाए, क्योंकि कौन सा वो स्पॉट होगा और क्या आप लोगों ने भी कुछ ट्रेस किया कि कौन सा वो स्पॉट होता है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसी पथराव की घटनाओं को ये सामाजिक तत्व अंजाम देते हैं? सीसीटीवी हर जगह तो लगी नहीं होती है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। सरस्वती चंद्र जी, हम ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से पत्थरबाजी घटनाएं होती है उनकी पहचान कर पाना क्या चुनौती भरा नहीं होता है? सीसीटीवी हर जगह लगे नहीं होते हैं तो क्या इसके लिए कोई और प्रावधान, कोई और कोशिश होती है? ये काफी चुनौती भरा है क्योंकि स्टेशन के मध्य अगर ये ऐसी कोई घटना होती है तब तो वो पहचान में बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ब्लॉक सेक्शन यानी दो स्टेशनों के मध्य में अगर कहीं पर यह घटना होती है और वो पूर्व सुनियोजित होती है तो इस तरह में पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हम लोग फिर भी इस संदर्भ में स्थानीय लोगों के साथ संपर्क करके उनको जन जागरूक करके भी और ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे स्पॉट्स को पहचान करके जहां पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई या हो सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सरस्वती जी, ऐसी घटनाएं एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं लगातार सामने आई, अलग अलग जिलों से सामने आई। क्या ये लगता है कि सिर्फ असामाजिक तत्वों की एक करतूत है या फिर इसके पीछे कोई इंटेंशन है या फिर साजिशन ऐसा किया जा रहा है और बाकी अलग अलग जिलों के जो घटनाएं ये हो रही है इसके बीच भी आपसी कोई कनेक्शन है? इसके पीछे निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और इस संदर्भ में रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस भी इस संदर्भ में पूरी मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है कि ऐसी घटनाएं ना हो, दोबारा ना हो। सरस्वती जी, कुछ डेटा है कि जिन पत्थरबाजों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया उनको धरपकड़ किया गया, वो पकड़ में आए? हाँ, कल भी इस संदर्भ में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमें सूचना मिली है इस संदर्भ में कि रेलवे पुलिस ने इस संदर्भ में गिरफ्तारियां की हैं और लगातार इस संदर्भ में आइडेंटिफाई करके धरपकड़ की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। अगर सजा के प्रावधानों की अगर बात करें तो ऐसी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर क्या एक्ट लागू होगा और किस तरीके से उनको सजा भुगतनी होगी? आवाज आपकी फिर। सरस्वती जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इस वारदात को अंजाम दे रहा है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लिए जा सकते हैं, कानूनी प्रावधान क्या है? तो रेलवे आरपीयूपी एक्ट है
रेलवे का जो इस संदर्भ में अधिनियम है उसके तहत जिन सेक्शंस के तहत धाराएं लगाई जाती हैं उसके तहत उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल सर, सुधीर चंद्र जी, तो जरूरी हो जाता है कि आप रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो सीपीआरओ पूर्व मध्य रेलवे सर सुधीर चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अवेयरनेस के लिए भी, इस पर बातचीत करने के लिए भी। और ये बातचीत जो है वो जारी भी रहनी चाहिए। ये गंभीर मसला है क्योंकि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और इसके शिकार जो है वो ट्रेन के यात्री हो रहे हैं। तो बढ़ेंगे आगे। बिहार में ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाओं के पीछे कौन है, इसको लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी हुई है और कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं। आपके पीछे कौन लोग हैं, इसे जानने समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाकर देश का नुकसान करना चाहते हैं। बिहार में ट्रेनों पर पथराव के पीछे वही ताकत है जिसे मोदी सरकार के विकासपरक कार्य और कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं है। ट्रेनों पर पथराव की लंबी फहरिस्त है। 14 जून को समस्तीपुर के ककरकट्टी के पास, 13 जून को आरा के चौसा स्टेशन के पास, दानापुर रेलवे स्टेशन पर और 13 जून को वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर सासाराम के करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास पथराव किया गया। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही तत्व है। इन देशद्रोही तत्वों को सह देने वाले वही लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो पथराव कर देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, कानून के राज को स्थापित किया है, अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती है त्वरित कार्रवाई होती है। अलग अलग जगहों से ट्रेन पर पथराव की जो खबरें सामने आई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अपराधियों की क्या मंशा थी, लगातार प्रशासन के लोग इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। एक बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाएगा और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस तरह का पत्थरबाजी करने वाले गैंग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बिहार सरकार आखिर कर क्या रही है? बिहार सरकार अपराधियों पर लगाम की दिशा में कौन सी कार्रवाई कर रही है? बिहार में शासन प्रशासन का पकड़ समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला हो गया है। पत्थरबाज गैंग तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति शासन प्रशासन के लुंज पुंज होने के कारण हो रहा है। देखिए, अगर किसी भी चीज की कोई नाराजगी है तो नाराजगी सही जगह पे अपनी बातों को रख के करे। इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान करना बहुत ही गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको किसी पे नाराजगी, कोई बात कहना चाहते तो उसका एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाए ना। सरकारी संपत्ति को नुकसान करके वो भी वैसी सुविधा जिसका आप ही और पब्लिक ही यूज करती है, मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूं और मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्य करने वालों पे भी जल्द से चिन्हित करके उन पे कार्रवाई हो और उन लोगों से भी बोलूंगा कि ऐसे हरकतें ना करें। हमारा देश गांधी जी का देश है जहां पे किसी भी तरह की हिंसा अक्षम्य है। ट्रेनों पे पत्थरबाजी करना और निर्दोष यात्रियों को शिकार बनाना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। मैं तो निवेदन करूंगा जीआरपी और उस प्रदेश की पुलिस से कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान हो जो इस जघन्य कांड में लिप्त हैं और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो ताकि वो एक नजीर बन सके। चलिए दूसरी खबरों की बात करते हैं। आज से 15 अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी के निर्देश के मुताबिक मानसून को देखते हुए खनन विभाग ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक बिहार की किसी भी बालू घाट से खनन पर रोक लगा दी है। खनन निदेशक ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है और इस पर सख्ती से अमल करने की बात कही है। बालू खनन पर रोक लगाने के साथ ही तमाम बालू विक्रेता और स्टॉकिस्ट बालू जमा करने में लग गए हैं। अगले 4 महीने तक बालू की कीमत बनी रहे और ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविश नारायण। आज से पूरे बिहार में बालू के खनन पर रोक लगा दी गई है। जी हां, आज से लेकर 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक अगले 4 महीनों तक बिहार के किसी भी बालू घाट से जो बालू का खनन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनजीटी के निर्देशानुसार मानसून को देखते हुए ये रोक लगाई गई है कि मानसून में जो बालू का खनन है वो हर साल रोक दिया जाता है और इसी निर्देशानुसार अगले 4 महीनों तक बिहार के किसी भी बालू घाट से जो बालू का खनन है
वो नहीं हो पाएगा। और इसे लेकर जो खाद्य निदेशक हैं उन्होंने तमाम जिलों के एसपी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर बताया है कि इस पर सख्ती से काम हो और बालू खनन जो है वो नहीं हो। हर साल देखा जाता है कि यहाँ पे रोक लगाई जाती है, बावजूद इसके अवैध रूप से जो है वो खनन किया जाता है, लेकिन इस बार सख्ती बरती गई है, लगातार कार्रवाई की बात कही गई है। इसे देखते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, बिल्डर्स हों या लोग हों या बालू को स्टॉक करने वाले हों, जो एजेंसियां हैं, वो बालू जो है अपने अपने जगहों पे स्टोर कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि अगले 4 महीनों तक जब बालू का खनन नहीं हो तो उसकी आपूर्ति जो है वो लगातार की जाती रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बालू खनन रुकता है तो बालू का जो दाम है वो बेतहाशा यहाँ पे बढ़ता जाता है। इस पर भी रोक लगाने की जो बात कही गई है कि जो बालू का जो दाम है वो कंट्रोल में रहे, बेतहाशा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग इसकी नहीं हो और बालू का जो खनन है घाटों से उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहे। अब देखने वाली बात हो गई कि सरकार का ये जो फैसला है उस पे कितना अमल हो पाता है, क्योंकि बालू माफिया अक्सर जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बालू खनन जो है वो जारी रखते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का एक और बड़ा प्रयोग सामने आया है। एसीएस एक साथ 5 मोबाइल नंबर जारी करेंगे। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। एसीएस अपने टेबल पर सभी 5 मोबाइल रखेंगे। पब्लिक अब सीधे वीडियो, ऑडियो और कागजात भेज सकेंगे और मोबाइल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही एमटीएम, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, साइकिल योजनाओं की भी शिकायत तो कर सकेंगे। उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गड़बड़ी की भी जो शिकायत है वो की जा सकती है। एसीएस सीधा संबंधित जिलों की शिकायत डीएम को फॉरवर्ड करेंगे। डीएम को एक्शन लेकर के रिपोर्ट भी भेजनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायतों की जांच नहीं कराई जाएगी। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।